साथियों और प्यारे बच्चों, आर्यनी पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने पढ़ाया था र और री की मात्रा कैसे लगाते हैं, र और री क्या होता है ये हमने आपको बताया था। तो आज मैं उसको ही दोहरा देती हूँ। र होता है व्यंजन वर्ण और री होता है स्वर वर्ण। तो स्वर का जो री होता है उसकी मात्रा हमने आपको बताई थी कि वो गोल करके लगा देते हैं किसी भी वर्ण में, ये करके लगाई जाती है, ऐसे लगा दी जाती है। मान लीजिए क लिखा हुआ है तो क में ये मात्रा लग गई तो क्री हो गया, और उसके बाद पा लगाया तो कृपा हो गया। तो ये मात्रा लग जाने से, इसको री लग जाने से, री की मात्रा लग जाने से ये तत्सम शब्द हो जाते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं र की मात्राओं की, र की विभिन्न मात्राओं की। र की 3 प्रकार से मात्राएं लगती हैं, हालांकि वो तो होती 5 प्रकार से हैं, परंतु 3 प्रकार से हैं, र, रेफ और रकार और पदेन। तो आज हम रेफ की मात्रा का जो यहाँ पर पढ़ेंगे। रेफ की जो मात्रा होती है वो मात्रा व्यंजन के, यहाँ पर मैंने लिख रखा परिभाषा देख लीजिए। रेफ वाले शब्द कौन से होते हैं, किस प्रकार के। रेफ किसको कहते हैं? स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। स्वर रहित, आप इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से। स्वर रहित र को, जिसका उच्चारण करने में अंत में अकार नहीं आता, नहीं आता, वो जो शब्द होता है, वो वर्ण होता है, वो आपका रेफ हो जाता है। रा, केवल रा के लिए हो रहा है, ये केवल रा की बात हो रही है। स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। रेफ का प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के पहले अक्षर में नहीं किया जाता। शब्दों में इनका प्रयोग होते समय इसके उच्चारण के बाद में आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर लग जाता है। हमें र इस रेफ को इस प्रकार से समझना होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए। रेफ की जो रेफ वाले शब्द होते हैं, रेफ के जो भी मात्रा किस प्रकार लगाई जाएगी वो समझ लीजिए। रेफ कौन सा वर्ण होता है? स्वर रहित र को व्याकरण की परिभाषा में रेफ कहते हैं। रेफ का प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के पहले अक्षर में नहीं किया जाता। शब्दों में इसका प्रयोग होते समय इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर लग जाता है। और इसी जगह पर हमें र और री का अंतर भी जान लेना चाहिए। यहाँ पर अगर आप गलत तरीके से समझेंगे, मान लीजिए जो रेफ की मात्रा होती है वो ऊपर मात्रा लगती है, जैसे वर्ण में लग जाती है। वर्ण आपने देखा होगा, वर्ण, ये रेफ की मात्रा है। ये र जो लगाया हमने, ये ऊपर, ये रेफ है, ये वर्ण है, शब्द के पहले में नहीं आया। यहाँ पर जो मैंने आपको परिभाषा बताई कि प्रयोग कभी किसी भी शब्द के पहले अक्षर में नहीं होता, तो पहला अक्षर व था, व में नहीं लगाई। अगर हम व में लगाते तो रा पहले बोला जाएगा ना, उच्चारण के अनुसार उच्चारण होगा तो रा तो पहले यहाँ पर बोलना चाहिए। तो यहाँ पर जब व लिखा था तो व से अगर हम व के ऊपर ये वाला रेफ वाला रा लगा देते हैं तो र वर्ण हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो उच्चारण सही नहीं है। इसलिए हमेशा होता है वर्ण, जो भी वर्ण दिया हुआ होता है उस वर्ण के अंतिम वर्ण पे या बीच में जो भी दिया हुआ होता है उसमें रकार जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें इसी प्रकार की चीज़ें पढ़ेंगे कि 2 बार भी रेफ की मात्रा हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर जब हमने वर्ण लिखा तो ये जो अंतिम वर्ण था, ये वर्ण का र जो था, ये अंतिम वर्ण था, इस पर हमने रा लगाया तो रा पहले बोला जाएगा, व के बाद रा। फिर यहाँ पर इसको इस तरीके से समझ लें कि जब बोलेंगे तो व प्लस र माने रेफ प्लस न वर्ण, व र ण। तो जब ये रा था, वा के बाद में रा था, रा के बाद रण था, तो
तो अब ये यहाँ पर नीचे इसमें क्योंकि रा में हलंत नहीं लगता है, लेकिन रेफ का जो होता रा है उसमें हम नीचे लगा देते हैं ताकि ये आधा रा माना जाता है, और ये आधा रा इसके ऊपर लग जाएगा, हो जाएगा वर्ण। इसी तरीके से तमाम से शब्द होते हैं, तमाम शब्द होते हैं जिनके ऊपर रा लगाया जा सकता है। जैसे दा पे लगाया, दर्द, फर्द, सर्द, कर्म, धर्म, इस तरीके से जितने भी हैं, पर्व, जितने भी शब्द आएंगे, मैं काफ़ी सारे शब्द आपको लिख करके भी बता दूंगी। तो वे सारे शब्द जो होते हैं जिनमें रेफ की मात्रा लगती है और जिनमें रकार मतलब दोबारा लग जाएगा, धर्मार्थ जैसे होता है, तो धर्म बोला गया, धर्मार्थ, कर्मार्थ। तो इस प्रकार से जो भी शब्द होते हैं वो रकार में आ जाते हैं। अब आप आशा करते हैं कि आपको रेफ की जो मात्रा है वो समझ में आ गई होगी और आप इस तरीके से शब्दों को आप आसानी से प्रयोग कर पाइएगा। तो आगे हम चलते हैं, इसी को आगे रकार और पदेन को भी समझ लेते हैं। तो चलते हैं, हम रकार और पदेन को पढ़ते हैं। चूँकि रेफ पढ़ा है, एक मात्रा लगी हुई थी वर्ण पे, अब रकार पढ़ते हैं, दो लग जाए। रकार में दो मात्रा लगती है, लेकिन वो शब्द के नीचे लगाई जाती है, उसके भी विषय में आपको बता देते हैं। तो ये जो है, अब मैं रा के जो दूसरा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें दो रेफ का लगातार प्रयोग होता है, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि एक ही शब्द में एक जो वर्णों का समूह होता है, एक शब्द में दो बार भी रेफ का प्रयोग हो जाता है। जैसे ये देख लीजिए, धर्म, धर्मार्थ, ये धर्म था, धर्म और अर्थ, ये धर्म पे लगा हुआ है रेफ ये वाला, और ये अर्थ पे लगा हुआ है ये धर्म। ये दो यहाँ दो बार प्रयोग हो गया है, यहाँ दो बार हुए रेफ। तो कुछ ऐसे शब्द जिनमें दो रेफ का लगातार प्रयोग होता है, इसके पीछे कोई नियम नहीं है, कोई ऐसा बंधन नहीं है, शब्द बनते हैं। धर्मार्थ बोलना था, धर्मार्थ बोला गया, तो धर्म प्लस अर्थ, यहाँ हम बाद में बताएंगे, धर्म प्लस अर्थ मिलकर के संधि बन गया, धर्मार्थ और आ मिलकर के दीर्घ आ बन गया है, तो यहाँ पे धर्मार्थ हो गया। और यहाँ पर दो बार रेफ का प्रयोग किया गया है, धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, पूर्वार्थ, पूर्व प्लस अर्थ, यहाँ पर भी दो बार रेफ का प्रयोग किया गया। तो आप ये इस तरीके के जो दो शब्द, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिनमें कि दो बार रा लगा होता है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दो बार रेफ का प्रयोग किया गया है। तो ये आपको समझना होगा। आगे र के ऊपर भी जिनमें रेफ का प्रयोग, रा के ऊपर कुछ ऐसे शब्द, अब कोई ये शब्द तो था नहीं, तो रा दिया हुआ था, रा व्यंजन दिया हुआ था, अब रा के ऊपर भी रेफ का प्रयोग हो जाता है। अब खर्र बोला, दो रा हो गए तो खर तो लिखा नहीं जाएगा, ख र और रेफ, खर्र हो गया। टर र रेफ का रा इज इक्वल टू टर, खर, टर, घर, कर, चर, इस तरीके के जितने भी आपको शब्द मिलेंगे, तो उनमें सब में रा के ऊपर रेफ लगा दी गई है, तो वो शब्द दो रा का उच्चारण दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसे शब्द इस तरीके से समझ सकते हैं, इसमें कोई नियम कानून की बात नहीं है। दो र आ रहे हैं, तो आपको जब लिखना है घरर घरर, तो ये उच्चारण में स्पष्टता है, घरर घरर घरर, तो आपको घा र और रा ये लिखना है। जैसे यहाँ पे घरर लिखना है, घा रा और रा, तो ये घरर घरर हो गया। लेकिन जब घर घर लिखना है, तो घर के साथ में आधा रा और प्लस आधा रा, तो जो रा था, रा के ऊपर रेफ लग गई तो घर हो गया। उसी तरीके से टर हो गया, टरर टरर होगा, तब तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार से तीन वर्ण आ जाएंगे। और जब टर लिखना है तो भी तीन ही होंगे, लेकिन वो रा उसके ऊपर लग रही होगी, रा के ऊपर रा। जैसे कि मैंने पिछले बताए थे, धर्म
उसमें भी 3 लग रहे हैं, 3 मात्राएं हो जाती हैं, लेकिन वो धर्म, धर्म, आधा रा हो गया, आधा वो हो गया। तो इस तरीके से, और जो राग होता है इसके साथ जब जुड़ जाता है तो यहाँ पर 2 मात्राएं हो जाती हैं, यहाँ पर 2 मात्राएं, धाव के साथ में जुड़ गया तो यहाँ 2 मात्राएं होंगी। क्यों? कि धर्म, 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 राज होता है, दा के साथ जुड़ के बोलता है। तो ये उच्चारण की शुद्धियाँ होनी चाहिए। जब आप शुद्धतापूर्वक उच्चारण करेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि हमको क्या लिखना है। आगे चलते हैं। रकार का प्रयोग, जैसा मैंने बताया रेफ का प्रयोग होता है, उसी तरह रकार का प्रयोग होता है। रकार, जब किसी शब्द में र वर्ण के पूर्व र वर्ण जो लिखा हुआ होता है उससे पहले कोई आधा वर्ण प्रयोग होता है। तो आधा वर्ण कोई भी, जैसे क, म, ट, ड, कोई भी वर्ण, कोई जरूरी नहीं है कि उसके पीछे भी कोई नियम लागू हो, नियम नहीं है। शब्द कोई भी बनाना है, उचित होना चाहिए, पूरा अर्थ देना चाहिए। ये शब्द की जो है विशेषता होती है कि जो भी आप शब्द बनाए, जो भी संरचना करें, ये छोटे बच्चों के लिए है, जो बड़े लोग हैं उनके लिए नहीं। उनको ये सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पर कौन से शब्द, कौन सी मात्रा लगाई जा रही है और सीधा सीधा क्या अर्थ देगा। छोटे बच्चों के लिए ये है कि आप, ये कोई नियम नहीं है इसके पीछे, लेकिन जब शब्द आधा है तो उसके साथ आपका जब दूसरा र यहाँ पर लग गया, रकार, जब किसी शब्द में र वर्ण के पूर्व कोई आधा वर्ण प्रयोग होता है तब र का स्वरूप बदलकर उसी वर्ण के नीचे जो शब्द आधा है और उसके साथ क्रम जैसे बोला जा रहा है, तो का आधा है और र आधा है, क्रम, करम नहीं है, कर्म होगा तो कर्म हो जाएगा, कर्म हो जाएंगे, काम हो जाते हैं। कर्म का मतलब होता है कर्म, काम। और यहाँ पर लिखा जा रहा है क्रम, तो क्रम लिखना, क भी आधा है और र भी आधा है, तो वो उसी वर्ण के नीचे तिरछी रेखा, ये जो लगी हुई है, ये तिरछी रेखा लगी हुई है, ये उस शब्द वर्ण के नीचे लग जाता है के रूप में प्रयोग हो जाता है। इस र के इस बदले हुए रूप को रकार कहते हैं। जैसे ना दिख रहा तो नीचे दिखाते हैं, जैसे क्रम, का में का था, आधा का प्लस र आधा प्लस म इज इक्वल टू, क में तिरछी रेखा लग गई और म क्रम हो गया। ऐसे ही ग्रहण हो गया, नीचे देखते हैं साइड में, का हलंत है और रा हलंत है प्लस ड़ा इज इक्वल टू ग्रहण, तो ये जो है वकार, ये रकार होते हैं। इसी तरीके से आप ये देख लीजिए, क्रम, ग्रहण, ट्रेन, ड्राइवर, द्रव्य, ब्रह्म। अब आप ये कह सकते हो कि ट्रेन के नीचे दो लग जाते हैं, जब टा लिखते हैं ना, टा लिखते हैं तो उसके पीछे दिए 2 लग जाते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। कहीं कहीं पर उच्चारण के अनुसार ट्रेन, तो ये तिरछी रेखा में ऐसे परिवर्तित हो जाता है, 2 लग जाते हैं, ड्राइवर, ट्रेन। तो इस तरीके से रकार, इनको रकार कहते हैं, जो जब किसी शब्द में र वर्ण के पूर्व कोई आधा वर्ण प्रयुक्त होता है तब र का स्वरूप बदलकर उसी वर्ण के नीचे तिरछी रेखा के रूप में आ जाता है, तो उसको हम रकार कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिए, क्रम, ट्रेन, ग्रहण, ड्राइवर, द्रव्य, ब्रह्म, क्रम। इसी तरीके से और तमाम सारे शब्द हैं जिनको कि आपको मैं लिखवा भी सकती हूँ, आगे के एपिसोड में लिखवाऊंगी। अभी मैं इसको पदेन को समझा करके यहीं पर इस एपिसोड को ख़त्म करूँगी, क्योंकि बहुत लंबे हो जाते हैं और मैं थोड़े से शब्द आप लोगों को ये रेफ और रकार और पदेन के थोड़े शब्दों का एग्जाम्पल एक अगले वाले एपिसोड में दे करके आपको बता दूंगी कि किस प्रकार से वो शब्द लिखे जाते हैं। तो आप प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ करके उनको लिखिएगा और समझ करके ही आप उनका प्रयोग करिएगा, कौन सी जो है मात्रा का कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद ये 3 मुख्य थे,
और दो होते हैं रू और रू। लोग जो है बड़े बड़े लोग भी गड़बड़ियाँ करते हैं रू और रू की, छोटा जिसमें छोटे ऊ की मात्रा लगती है, लघु मात्रा लग जाती है, ह्रस्व जिसको कहते हैं वो रू होता है, उच्चारण के अनुसार उ होता है, उसी अनुसार दीर्घ जिस प्रकार से ऊ की मात्रा होती है ऊ, ऊन, ऊन ये हुआ, उल्लू, उल्लू ये हुआ ह्रस्व, और ये जो ऊन था ये हुआ दीर्घ। तो उच्चारण के अनुसार आप ये मात्राओं का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो जब रू लिख रहे हो, रा के ऊपर छोटी मात्रा लगा रहे हो, ह्रस्व मात्रा लगा रहे हो, तो रू होना चाहिए। गुरु, गु में छोटे ऊ की मात्रा लगी, ह्रस्व मात्रा लगी, तो रा में भी लगी छोटा ऊ की मात्रा, मीन्स ह्रस्व, ये पूरा लघु हो गया गुरु। और गुरु लिखना है तो ग में छोटे ऊ की ह्रस्व ऊ की मात्रा, और र में दीर्घ ऊ की मात्रा गुरु। तो रुकना, इसमें ह्रस्व माने लघु छोटा, जिस ये पिछले एपिसोड में मैंने बताया था जब आपको मैं स्वर और उनका उच्चारण बता रही थी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ह्रस्व लघु का उच्चारण जिसमें मुंह छोटा खुलता है, और दीर्घ का उच्चारण होता है जिसमें मुंह बड़ा खुल जाता है, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और बाकियों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ये जो मात्राएं होती हैं, मात्राएं आपके उच्चारण के अनुसार बदल जाती हैं, तो उनके अनुसार आप जो है शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसीलिए आपका उच्चारण शुद्ध होना, परिशुद्ध उच्चारण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं पिछले एपिसोड्स में भी मैंने बोला था कि आप उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिए। आपका उच्चारण यदि शुद्ध है तो आप लिख भी लेंगे, शुद्ध लिखा जाएगा, आप अच्छा सही से लिख लेंगे, कोई त्रुटियाँ नहीं होंगी। तो चलिए पदेन को भी समझ लेते हैं जल्दी से। तो ये है पदेन की मात्रा के प्रयोग जो हम आपको समझा रहे थे। यह रा का स्वर रहित रूप है। यह अपने से पूर्व आए हुए, दिख ना रहा हो तो आगे कर देते हैं। यह रा का स्वर रहित रूप है। यह अपने से पूर्व आए हुए व्यंजन में लगता है। जो उससे पहले व्यंजन आते हैं उनमें ये रा का इस तरीके से रूप होके लगता है, जो मैंने आपको रकार में बताया था, रेफ में भी बताया था कि इस तरीके से लग जाता है। तो ये अब आता है पाई वाले व्यंजनों में नीचे पदेन का रूप इस तरीके से लगता है, तिरछी लाइन होकर के लग जाता है। जैसे त्रम, उम्र, यहाँ पर जैसे ऊ प्लस म आधा प्लस र, उम्र, प प्लस र प्लस एक ही मात्रा प्लस म इज इक्वल टू प्रेम। पाई रहित व्यंजनों में जिसमें मात्रा नहीं होती उनमें व्यंजनों में इसका रूप ये दो, हमने आपको बताया था कि दो हो जाते हैं। तो ये दो दिया हुआ है, ये दो, ये दो दी हुई है, ये इस प्रकार से लग जाता है ये। तो जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेन में लगता है, टा लिखा, इसमें ये नीचे लग गया। तो ये व्यंजन था, इसमें कोई भी इससे पहले स्वर का वो नहीं था, इसलिए यहाँ पर ट्रक, ये ट्रक, ट्रेन, राष्ट्र, ड्राइवर, इस तरीके से ये वाली मात्रा इनमें आ जाती है। अब दा और हा में जब प्रयोग होता है, नीचे नहीं दिख रहा तो नीचे कर दो थोड़ा सा। दा और हा में जब प्रयोग होता है तो जैसे द प्लस री प्लस द प्लस रा, दा में लगा दरिद्र, दरिद्र। ह्रास लिखना है तो हा में आकर लिखा प्लस र, जो हमें इसमें हा आधा हा इसमें लगाना था, तो ये रा लिख दिया प्लस रा प्लस सा इज इक्वल टू ह्रास। ह्रास मीन्स कम। तो ये हुआ आपका जो है पदेन की मात्रा का रूप। ऐसे ही पा में भी लग जाता है, तो पा में जब लग जाता है तो प्रेम हो जाता है, पा फा में लग जाता है तो प्रेम फ्रेम हो जाता है। इसी तरीके से श में लग जाता है तो श्रम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख के बता देती हूँ, इसमें शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। जब शा में लग जाता है, जब शा में रा लग जाता है
तो श्रम बन जाता है, ये श्रम, ये हो गया श्र प्लस मा श्रम इज इक्वल टू श्रम। ऐसे ही श्रम, ये श और रा मिल करके हो गया श्रम, तो श्रमिक। इसी तरीके से श्रम, श्रमिक, श्रीमान, श्रीमती, इसी तरीके से जितने भी आपका जो श के साथ लगेगा तो ये श बन जाएगा, ये वाला जब श के साथ लगेगा। तो और जब पा में लगेगा तो प्रा बन जाएगा। पा में लगाने के बाद मैंने आपको पिछले वाले में बताया भी था, प प्लस रा इज इक्वल टू प्रा। प्रकार, प्रश्न, प्रकीर्ति, इस प्रकार से हो जाते हैं। तो इसमें प्रकीर्ति में आप देखिए रेफ वाला रा भी लग गया है और आपका ये पदेन वाला रा भी लग गया है। पा में लगा है आपका पदेन और कीर्ति की ता के ऊपर जो लगी है वो रेफ वाली रा लगी हुई है। तो प्रकीर्ति, दो रा हो गए यहाँ पर, तो दो तरीके से रा लग गया। तो ये हो गए हमारे आज रा की मात्रा वाले शब्द। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि जो व्याकरण की जो शैली है, जो विधान है, जिस तरीके से हमको छोटे बच्चों से शुरू करना चाहिए, मैं उसी तरीके से आप सबको पढ़ा रही हूँ। ये रा की मात्राएं हो गई। इससे पहले मैंने अन्य मात्राएं आपको पढ़ा दी थी, स्वर की सारी मात्राएं आपको पढ़ा दी थी। और एक दिन मैं उनको सारी मात्राओं को रा की मात्राओं के साथ में सारा का सारा एक बार रिवाइज करवाऊंगी। और साथ के साथ अब हम शुरू करेंगे कि जो है परिभाषाएं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब क्या होते हैं। तो अगला जो होगा वो हमारा, क्योंकि जब तक कि आप इस चीज़ को नहीं समझ लेते कि कारक, कारक हमने पिछले एपिसोड में भी बता दिया था। कारक क्या होते हैं? कारक जो भी काम का करने वाला होता है उसको हम कारक कहते हैं। जो या जो जिस काम को किया जाए तो उससे उसका संबंध हो तो वो कारक हो जाता है। काम का करने वाला वो कर्तवाच्य हो गया। जो जहाँ पर कर्ता प्रधान होता है वो कर्तवाच्य हो जाता है, जहाँ पर कर्म प्रधान होता है वो कर्मवाच्य हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कारक में आप समझेंगे। और कारक के विषय में पिछले एपिसोड में बताया भी था और आगे भी बता दूंगी एक बार मैं उन मात्राओं का रिवीजन, और प्लस आपको कारक, और उसके साथ साथ मैं सारी की सारी जो परिभाषाएं हैं, संज्ञा क्या होती है, जो सर्वनाम क्या होता है, क्रिया क्या होती है, विशेषण क्या होते हैं, इन सभी के जो है समायोजन के बिना कोई भी वाक्य उचित प्रकार से नहीं बन सकता। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना जरूरी है। तो आगे वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि इसी तरीके से आप जुड़े रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों में शेयर करते रहिएगा। और इससे भी और इंटरेस्टिंग आगे वीडियोस आने वाले हैं। मेरा फिर से कहना है, सब्सक्राइब करते रहिएगा। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।